तो अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, आइदर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर न्यूट्रल स्पीसीज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो और ये क्या होते हैं, ये लुईस एसिड के नाम से जाने जाते हैं एंड दे एक्ट एट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल्स ऑलवेज दे एक्ट एट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, आगे आगे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर आपको आगे और भी कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, सो अब देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। मैंने आपको क्या बताया, कितने सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये सारे आ जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के अंडर आ जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज साफ बता रहा है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी कुछ कुछ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, एंड दे आर आल्सो नोन एज लुईस एसिड। आपको पता है ना, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो कि BF3 एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया था ना, याद करो, isn't it? BF3 AlCl3 they are Lewis acid। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का टॉपिक खत्म हो गया है, मैं आपको लेके चलती हूँ न्यूक्लियोफाइल्स में चलते हैं। So what are nucleophiles? Nucleophiles, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस सेकिंग, राइट डाउन, लविंग और सेकिंग। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस सेकिंग, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होता है, इजंट इट? न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होता है। Yes. प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो आप और भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस सेकिंग और पॉजिटिव चार्ज सेकिंग। that means they must be electron rich, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज सेकिंग है, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग है। इसका मतलब क्या है, वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, तभी उनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्लियर है? न्यूक्लियस सेकिंग और लविंग बोल सकते हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग और सेकिंग। किसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल खुद या स्पीसीज जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होगा, सो दैट उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए बैलेंस होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन सिकिंग, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग और सिकिंग, और पॉजिटिव चार्ज लविंग। इसका मतलब क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, these are electron rich species, these are electron rich species known as Lewis base, and अटैक किसको अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा, अभी बताया था आपको मैंने। न्यूक्लियोफाइल अटैक किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर को अटैक करेगा। मैं आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल्स दे विल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्लियर है? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, आप बोल सकते हो, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नोन एज लुईस बेस के नाम से भी जानते हैं हम उसको, एंड दे अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसका मतलब है जो है वो उल्टा अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा। अच्छा, इसका एग्जांपल में क्या लेंगे, all negatively charged species and electron rich neutral molecule also. ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं
वो इसके अंदर आ जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के अंदर, एंड बाकी इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी इसके पास आएंगे। इसका मतलब एनी हाउ न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। चलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या आ जाएगा, राइट हियर OH माइनस ले लो, CH3 माइनस ले लो। आप इसमें और भी काफी कुछ ले सकते हो, आप इसमें ले लो। अब आगे के इसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में आप बहुत कुछ ले सकते हो जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। NH2 माइनस ले लो, ठीक है। अभी आपको मैं बता रही हूँ क्या हुआ, क्या चाहिए। हाँ जस्ट इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगे, OH माइनस आ जाएगा, OR माइनस ले सकते हो आप, Cl माइनस ले सकते हो आप, Cl माइनस ले सकते हो आप, NO2 माइनस, NO3 माइनस, आप ये सारे जितने सारे नेगेटिवली चार्ज हैं आप सारा ले सकते हो। क्लियर है। अब हम चलते हैं, ये है नेगेटिवली चार्ज, आपको बताया। और क्या बताया, दो चीजें होती है ना, नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच भी होंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होंगे। तो आप यहाँ पे NH3 ले सकते हो जिसके पास एक लोन पेयर है, H2O ले सकते हो जिसके पेयर है, RNH2 ले सकते हो जिसके पास एक लोन पेयर है, ROH ले सकते हो जिसके पास दो लोन पेयर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिसके पास भी लोन पेयर आ गया ना, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है उसके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर डेफिनेटली हो, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। क्लियर है। वो अगर जरूरत पड़ता है तो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो लुईस बेस। क्लियर है, डन है। तो दिस इज डन, दिस इज न्यूक्लियोफाइल्स। और आपको इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ाया तो देख लो, एक बार देख लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। उसके बाद हम नेक्स्ट कहाँ पे चलेंगे, इफेक्ट्स में चलेंगे अब, ठीक है। इंडक्टिव है, मैम कुछ समझ नहीं आया। हाँ क्या हुआ बेटे, इसको ज्यादा समझो मत। हाँ दीपाली, इसको लर्न करो, इसका डेफिनेशन आता है खाली, कंसेप्चुअल है ये। एंट्रेंस बच्चे, एंट्रेंस के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें फिर समझना पड़ेगा प्रॉपर पूरा एंट्रेंस में, ठीक है। CBSE लेवल में अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो सिंपली आप जान लेना, इसको लर्न कर लेना पूरा। और जो एंट्रेंस के बच्चे हो उनको भी प्रॉपर समझ में आना चाहिए प्रॉपर, उनके लिए फिर आगे का जो कंसेप्ट होता है काफी इसी के ऊपर बेस्ड रहता है, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। दीपाली सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग और सिकिंग बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज किसको चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को फिर कैसे डिफाइन करा गया है, दो तरीके के होते हैं, आइदर तो नेगेटिवली चार्ज होंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और या फिर उसके पास लोन पेयर अगर होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी आपको बताया था BF3 एंड NH3, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं, अभी आपको BF3 मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफाइल्स में पढ़ाया था, चेक कर लो। इससे पहले आपको जब एग्जाम्पल दिया था इलेक्ट्रोफाइल्स का उसमें BF3 है, देख लो। यस मैम। अब न्यूक्लियोफाइल्स में आपको क्या पढ़ाया, एमोनिया के बारे में पढ़ाया। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करता है। तो ये भी सेटिस्फाइड है और ये भी सेटिस्फाइड है, इसका जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की वो भी सेटिस्फाई हो गया, और इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा था उसने डोनेट भी कर दिया।
क्लियर है? तो इस तरीके से दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज अ लुईस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंट है, और ये लुईस बेस है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये अपना लोन पेयर उसे डोनेट कर सकता है और ये बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरफ भागता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भागेगा, क्योंकि दोनों कंबाइन होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। सिंपल, आपको थोड़ा बस इसे लर्न करना है। जब आप लर्न करते हो तो इसको लर्न करने के बाद फिर आप बिना देखे बुक बंद करके, नोट्स बंद करके, कॉपी पेन लेके इसको एक बार लिख दो। तो ये लर्न, इसका क्या आएगा पता है? आपको बता देती हूँ। एक तो डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल्स, डिफाइन न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे क्वेश्चन देंगे सीबीएसई लेवल में। या फिर आपको पूछा जाएगा व्हिच आउट ऑफ दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। आपको ऐसे दे देंगे, आपको दे देंगे BF3 दे देंगे, NH3 दे देंगे, H2O दे देंगे, ROH दे देंगे, और पूछेंगे व्हिच आउट ऑफ दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलोगे, कौन इलेक्ट्रोफाइल? BF3। बस BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी जो तीन है ये न्यूक्लियोफाइल्स है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये तो एंट्रेंस में भी दे सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल वाला। बाकी एंट्रेंस तो काफी और कंसेप्ट भी आता है, बट सीबीएसई में दे सकते हैं ऐसे, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। आपको दे देंगे, आपको दे देंगे इस तरीके का क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे व्हिच आउट ऑफ दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें? क्या आप सोच क्या रहे हो? इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। BH3। बस इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग इसमें से कौन होगा इलेक्ट्रॉन लविंग, मुझे बताना। जिसके पास डेफिशिएंसी होगी वही पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन लविंग। बस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। रेस्ट आर न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर दीपाली? Yes, ma'am. क्लियर है? तो Yes, इसी ma'am. तभी ये बनाया गया है, थोड़ा लर्न करने में इजी हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल्स मींस पॉजिटिव चार्ज लविंग। और अगर पॉजिटिव चार्ज लविंग है तो उसके पास डेफिनेटली ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होता है? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब है उसके पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तभी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे आपको दे सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में। डन, आगे बढ़े फिर। आपको पूछ लेंगे व्हिच आउट ऑफ दिस इज अ लुईस बेस। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। देख लेना कौन सा न्यूक्लियोफाइल, अकॉर्डिंगली फिर आप सॉल्व कर लेना उसे। बोलो बोलो जयने। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। अब आपको बताती हूँ कि इफेक्ट्स क्या होता है, इफेक्ट्स कितने तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी होते हैं, एक तो आपने बॉन्ड क्लेवेज वाला पूरा पढ़ लिया, फिशन जिसे कहते हैं, जिससे कि कार्बोकैटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल बनते हैं। दूसरा और एक क्या होता है, बिना बॉन्ड टोटल दो एटम के बीच में टोटल पूरे सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं होके भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट चलता है। तो देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने तरीके से होते हैं। राइट, displacement
और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब अगर कहीं पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो कितने तरीके का डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर का। सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड है और मेरे पास एक एटम पड़ा है और एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक एटम है और एक सिंगल बॉन्ड है, और दूसरा डबल बॉन्ड है, एटम है और सिंगल बॉन्ड है अगेन, तीसरा सिंगल बॉन्ड है, एटम के ऊपर लोन पेयर है और यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड है, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, एक्स और वाई के बीच कितने तरीके का रिएक्शंस हो सकता है, और सिक्स टाइप कितने तरीके का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है मैं आपको बता देती हूँ, या शिफ्टिंग बोलते हैं कितने तरीके का। वैसे मेन तो ये पहले का जो 3 है वो आपको पढ़ाना है, बाकी इसको भी ऐड कर देती हूँ तो आपको पता चले कि आपने अभी जो पढ़ा है और जो पहले का डिस्प्लेसमेंट वाला है क्या क्या डिफरेंसेस है। जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जब शिफ्टिंग होती है, एक तो ये हो सकता है कि पाई बॉन्ड टूट के वो नेबरिंग एटम में चला जाए, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसे कहते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। एक बॉन्ड टूट के दूसरे यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे मान लो ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है, पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा और ये पाई के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएंगे एडजेसेंट बॉन्ड में चले जाएंगे, दिस इज बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और वाई यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इजंट इट, देख लो। Yes, ma'am. सिग्मा ठीक है, नहीं टूट सकता ना मैम, बॉन्ड सिग्मा टू नहीं टूट बॉन्ड सकता ना। नहीं, पहले तो पाई ही टूटेगा, अगर 2 बॉन्ड है तो पहला मौका मिलता है पाई टूटता है, पाई थोड़ा वीकर होता है सिग्मा से। पाई बॉन्ड टूटने के बाद अगर बाद में फिर इसको तोड़ना होगा तो और मैकेनिज्म मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, ये भी टूटेगा बाद में, जैसे ये टूटेगा ना पूरा, अभी ये सिग्मा बॉन्ड है टूटेगा नहीं, अभी अभी तोड़ूंगी, अभी आपको क्लेवेज में वही तो पढ़ाया मैंने कि अगर कार्बोकैटायन ये सारे आपको पढ़ाया, Cl है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको तोड़ा मैंने, तोड़ने के बाद ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोनाइट बन गया था, अभी देखा था ना। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूटता है, ये प्रॉपर क्लीवेज है, फिशन है, पूरा बॉन्ड टूट जाता है पूरा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा बॉन्ड टूट रहा है क्या, स्टिल है एक, ठीक है, एक बॉन्ड फिर भी है यहाँ पे, बॉन्डिंग बिल्कुल खत्म नहीं हुई है यहाँ पे। एक बॉन्ड पाई था, पाई निकल गया आगे, यहाँ पे एडिशन में चला गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है अभी भी। दूसरा क्या ऑप्शन होता है, बॉन्ड टू एटम, ये जो पाई बॉन्ड टूट के नेबरिंग एटम में भी जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन होता है, मोस्टली काफी सारी जगह पे ये सारी चीजें, ये फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग एक पोर्शन है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडिशन एटम में जाएगा तो क्या होगा मुझे बताओ, ये तो यहाँ पे सिंगल रह जाएगा, सिंगल एंड डबल हो जाएगा वो। वाई के ऊपर मुझे एक यहाँ पे लोन पेयर डालनी पड़ेगी क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वाई के ऊपर शिफ्ट हो गया है, देख लो, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, देख लो एक बार चेक कर लो, ये भी एक ऑप्शन है, क्लियर है कि नहीं, देख लो। मैंने यहाँ पे इसको पूरा नेबरिंग बॉन्ड में मूव करा दिया था, बट यहाँ पे मैंने एटम के ऊपर ही छोड़ दिया उसको, लोन पेयर को, दिस इज बॉन्ड टू एटम। यहाँ पे क्या हो सकता है, लोन पेयर नेबरिंग बॉन्ड में शिफ्ट हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, बॉन्ड जो लोन पेयर है वो नेबरिंग बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या क्या रिजल्ट मिलेगा उसका, ये बॉन्ड तो डबल रहेगा, बॉन्ड आ जाएंगे, में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज एटम टू बॉन्ड ट्रांसफर। ये क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे प्रॉपर क्लेवेज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है,
तो क्या हो जाएगा, एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। जब क्लीवेज होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें है तो एक कैटायन बनेगा और दूसरा एनायन बनेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। एनायन के ऊपर हमेशा एक लोन पेयर दिखाया जाता है। एक कैटायन बनेगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों ही एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे और ऐसे होगा। और दूसरा लास्ट क्राइटेरिया हमारा क्या हो सकता है, अगर नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, दोनों एक एक खींच लेंगे और देयर इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल हियर। So these are the all types of bond cleavage और shifting of electrons और displacement of electron pair बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपको थोड़ा आइडिया हो चुका है, अब आपको लेके चलती इफेक्ट्स में चलते हैं। तो इफेक्ट्स के अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। ये रब करूं मैं, अगर आपने कर लिया है तो यहाँ पे क्या बना बेटे, इस वाले केस में आपका क्या बन जाएगा, कैटायन एनायन बनेगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है देखना एक बार, लास्ट वाले में क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जब एक एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अपेयर करता है तो क्या कहते हैं उसे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। डन है ये, देख लो। यस मैम। ऑल डन, दीपाली, आस्था, देख लो बात। डन है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स में मुझे चार तरीके के इफेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाना है। एक तो है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है, बता देते हैं एक बार, एक है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है रेजोनेंस इफेक्ट एंड चौथा है हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव के दो पार्ट होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्लस ई एंड माइनस ई। रेजोनेंस के प्लस आर एंड माइनस आर। और हाइपरकंजुगेशन एक इफेक्ट है, वो अलग से है, उसका कोई इस तरीके का कोई ये डिफरेंट है, उसका कंसेप्ट है हाइपरकंजुगेशन का, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड होता है वो डाइवर्ट होता है पी ऑर्बिटल में, ठीक है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल में जाता है। तो ये अलग कंसेप्ट है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में आपको मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या, जस्ट मैं थोड़ा सा मैं इंक ले लेती हूँ। अच्छा मैम, हाँ बेटे बोलो। रिजॉइन करना है। हाँ करना है करना है, अभी 10 मिनट है क्या और। हाँ मेरा तो प्लान था बेटा थोड़ा पढ़ाने के लिए, अभी देख लो आप थोड़ा सा। मेरा आज प्लान क्या है ना, मेरा आज प्लान क्या है ना, आपको इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा दूं, तो रेजोनेंस और हाइपरकंजुगेशन एक क्लास में हो जाए। फिर भी एक क्लास में नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर मुझे सिखाने के लिए आपको पूरा टाइम चाहिए प्रॉपर। खाली रटोगे तो फायदा नहीं है, भूल सकते हो, मार्क्स कट सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये दोनों आज कर लेते हैं बेटा, ये मैं भी थकी हुई हूँ बट मुझे थोड़ा खत्म करने के चक्कर में खत्म करा रही हूँ सिलेबस को, गेटिंग द पॉइंट। तो कर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही मुझे टाइम दिया करो, आप ऐसे ही टाइम दिया करो, 100% करा दो, ठीक है।
क्योंकि बार बार एक एक घंटे के लिए क्लास लेंगे, इससे बेटर ये है कि हम एक साथ अगर 2-2.5 घंटा ले लेंगे तो हम बाकी टाइम अपना सेल्फ स्टडी भी तो करेंगे ना, इजंट इट? आपको और भी तो काम है और भी तो आप पढ़ना है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है and it occurs in polar molecule, occurs in polar molecule where there is a electron withdrawing group at the end of the molecule, at the end, ठीक है? There is an electron withdrawing group connected to a carbon chain, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये एक ऑटोमेटिक इफेक्ट है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब हमेशा के लिए इफेक्ट दिखता है जब तक मॉलिक्यूल, जब से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तब से ये इफेक्ट दिखता है, और जब तक प्रॉपर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तब तक ये इफेक्ट रहता है प्रॉपर, ठीक है? इट इज अ वीक इफेक्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, इट इज अ वीक इफेक्ट, मतलब इट इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल इफेक्ट्स, जितने सारे इफेक्ट्स आप देख रहे हो सबसे वीकेस्ट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है। तो लिख देती हूँ थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैं लिख रही हूँ, वीकेस्ट इफेक्ट, वीकेस्ट है, सबसे वीक इफेक्ट है, ठीक है? परमानेंट इफेक्ट है, occurs in polar molecule where there is an electron withdrawing group connected to a carbon chain, ठीक है? ओके अच्छा, क्या होता है इसमें? सिंपली आपको मैं और एक बात बता रही हूँ बच्ची, मैं जितना आपको पूरे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से कहाँ पे आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाता है पता है आपको? शॉर्ट नोट और इंडक्टिव इफेक्ट, और शॉर्ट नोट के अंदर क्या आएगा? डेफिनेशन भी आएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आएगा, और एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जो आपको जो अर्पित ने प्रिंट आउट वाला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स डाला है ना ग्रुप में, देख लेना आप, वो प्रॉपर पिनाकल बुक का ही है, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है ना तो उसी नोट से ही लर्न करके जाना, ठीक है? आपको मैं बताती हूँ क्या होता है, सिंपली आपको बता देती हूँ कि मान लो एक यहाँ पे चेन बना हुआ है प्रॉपर, ये कार्बन का एक चेन पूरा बना हुआ है, एंड में एक क्लोरीन ग्रुप है, पूरा चेन के साइड में एंड में एक क्लोरीन ग्रुप है। अब आप मुझे बताओ होता है out of chlorine and carbon which one is more electronegative? क्लोरीन। क्लोरीन डेफिनेटली काफी ज्यादा, 3 है इसका, 3 है इसका, 2.4 है, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे अगर कोई कार्बन चेन में कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे NO2 भी जोड़ सकते हो आप, यहाँ पे आप क्लोरीन के बदले NO2 भी डाल सकते हो, OH भी डाल सकते हो, NH2 भी डाल सकते हो, एनीथिंग यू कैन ऐड एक्सेप्ट एल्किल ग्रुप। आप यहाँ पे मिथाइल डालोगे तो फिर वो इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आप डालोगे तो ये इफेक्ट आपको साफ दिखेगा। क्या होगा? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, इस जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपनी तरफ खींच लेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। वो जैसे आपको मैंने बताया था ना कि HF मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये थोड़ा सा क्लोरीन के साइड में चला जाता है, मैंने कहा था क्यों? बिकॉज ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऐसे में क्या होता था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाती थी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था, और जो पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाता था, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ना, बॉन्ड पेयर एक तरफ खींच लेगा, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ध्यान रहे यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, खाली जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना हुआ है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ऐसे में क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं, इसके पास डेल्टा प्लस आ जाएगा और इसके पास डेल्टा माइनस आ जाएगा। आगे क्या होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बन गया है, ठीक है। अब ये डेल्टा प्लस है, अब ये अनस्टेबल हो गया ना, क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस आ गया तो ये भी अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा, तो इसके पास और भी, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब ये क्या करेगा, नेबरिंग से फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि खींच यहाँ से तो सकता नहीं ना, यहाँ से तो खींच नहीं सकता ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहाँ से खींचेगा, बैक साइड से खींचेगा। जब खींचेगा तो यहाँ पे और एक छोटा सा चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब चार्ज का इंडक्शन हो जाना। किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के वजह से चार्ज का इंडक्शन हो जाना, इस इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे चार्ज देखो इंड्यूस हो रहा है, देखो ऑटोमेटिक, पहले चार्ज नहीं था ये मॉलिक्यूल, बट जैसे जब से ये मॉलिक्यूल बना है तब से क्या हुआ है, चार्ज ऑलरेडी इंड्यूस फॉर्म में है उसमें, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और धीरे धीरे जैसे कार्बन का लेंथ बढ़ता जाता है, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी घटता जाता है। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, फिर थोड़ा सा घट गया, फिर थोड़ा सा घट गया, और 2-3 कार्बन के बाद तो ये इफेक्ट बिल्कुल दिखता भी नहीं है। यहाँ पे तो ना के बराबर चार्ज आता है पूरा, जैसे ही कार्बन की लेंथ बढ़ जाती है ना, चार्ज का इफेक्ट घट जाता है। तो दिस इज माय इंडक्टिव इफेक्ट, और ये परमानेंट इसलिए है क्योंकि इस इफेक्ट को लाने के लिए, या ये इस तरीके का कोई इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिक ये इफेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So all of you are clear about inductive effect, लिख सकते हो एग्जाम में देंगे तो। ये Yes, पोलर ma'am. मॉलिक्यूल में डेवलप करता है, परमानेंट इफेक्ट है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड में जुड़ जाता है तो इस तरीके का इफेक्ट दिखता है, और सबसे वीकेस्ट इफेक्ट है आउट ऑफ द 4। डन है, क्लियर है बच्चे, चले फिर आगे। देख लो, मैं आपको ऐसे देती हूँ, यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये इफेक्ट, इस मॉलिक्यूल में इफेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है, जितने विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2, ध्यान रहे, सबसे स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है ये तो खूब ज्यादा खींचेगा, और खींचेगा तो इसके पास डेल्टा प्लस और इसके पास डेल्टा माइनस आएगा, फिर यहाँ से खींचेगा डेल्टा डेल्टा प्लस, फिर यहाँ पे खींचेगा डेल्टा 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 प्लस, तो ये इफेक्ट यहाँ पे भी दिखेगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे और एक टर्म आता है प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। अगर विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचता है तो ये इफेक्ट को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पे बाकी जो कार्बन ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, उसको दे रहा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि अगर ये खींच रहा है तो ये डोनेट कर रहा है,